717 किलोमीटर दूर मंजिल। मैं चला रहा हूँ स्कूटर और मेरे पास सिर्फ एक दिन है। क्या ये इतनी दूर मंजिल मैं एक दिन में कर पाऊँगा? साथ में हाईवेज़, अलग अलग तरह के हाईवेज़ है, चाहे 2 लेन 4 लेन, चाहे ख़राब रास्तों में एक्सीडेंट भी हुए हैं, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, तेज़ धूप आ रहे। ये सब सिलसिले में क्या एक दिन में मैंने ये 717 किलोमीटर स्कूटी में कर लिए कि नहीं, ये जानने के लिए आप आगे देखते रहिए। नमस्ते। आज झारखंड के बड़ा द्वार से आपका स्वागत है। सुबह के 5:30 बजे मैं तैयार हो चुका हूँ। कल मैं 150 किलोमीटर आगे जाने का सोचा था, झारसागुड़ा जाने के लिए प्लान था, लेकिन सिर्फ बड़ा द्वार तक ही जा पाया था। अभी तक ओडिशा में भी नहीं घुसा हूँ मैं। और ये चलते हुए क्या मैं आज हावड़ा तक पहुँच पाऊँगा, इसका मुझे खुद बड़ा डाउट है। लेकिन मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, पूरी तरह से फ्रेश हूँ और सुबह सुबह 6 बजे ही अग्रसेन भवन, जहाँ मैंने रात काटी थी, वहाँ से निकल पड़ा हूँ। जब मैंने उस अग्रसेन भवन के सिक्योरिटी को बताया कि मैं कोलकाता जाऊंगा आज, तो वो सुन के बहुत हैरान हो गया। पागल वगैरह हो गया आदमी कि एक दिन में इतना कोलकाता तक जा पाएगा। तो मैंने कहा चलाऊंगा, दिन रात देखते हैं, जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा। तो इसके लिए मैं प्लान कैसे करूंगा कि मैं किस तरह से जाऊंगा 717 किलोमीटर। तो मैंने रफली ऐसे कुछ प्लान बना लिया कि 717 को या 750 ही मान लो आप। तो सुबह का 6 बज गया, तो 6 से 12, 12 से 6 और 6 से 12, ये 3 टाइम में डिवाइड कर लिया और हर 6-6 घंटे में मैं 250 किलोमीटर तय करने वाला था। यानी कि 6-6 घंटे में 250, यानी 6 से 12 पहले 250 किलोमीटर, फिर 12 से 6 250 से 500 किलोमीटर, यानी शाम को 6 बजे तक 500 किलोमीटर कवर हो जाएगा। और जो लास्ट का जो शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक है, तब और 250 किलोमीटर कवर करने के प्लान था। ये सोचते हुए मैं जिस तरह से अग्रसेन भवन यानी कि बड़ा द्वार से मैं निकल पड़ा हूँ, और मेरे सामने प्यारा सा, भले ही 2 लेन का है, लेकिन बहुत प्यारा सा हाईवे है, कंक्रीट रोड है, फर्स्ट क्लास रोड है। अभी तक सूरज भी उगा नहीं है। और इसी हाईवे से मैं आगे रायगढ़, झारसागुड़ा और केओंझर होते हुए, खड़गपुर होते हुए हावड़ा पहुंचने का प्लान है। देखते ही देखते शक्ति, खरसिया, ये सब जगह मैंने पीछे छोड़ दिए और अभी मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़े माउंटेन रेंज है और इस तरफ में गुफाएं भी है, लेकिन मैं ये सब देखना नहीं है। मांड नदी पार करने के बाद मैं रायगढ़ जिले में प्रवेश कर रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है। इसके अलावा रायगढ़ जिला आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का आखिरी जिला है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। बड़ा द्वार से रायगढ़ तक ये दूरी मैंने नॉन स्टॉप 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की दूरी मैंने नॉन स्टॉप कवर कर ली। और साथ ही साथ में आप राइट साइड में देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज दिख रहा है। पता नहीं ऐसे रास्ते में आइसक्रीम वाले अपने स्टॉल लेके कहाँ जा रहे हैं, लेकिन खैर जाते जाते मैं अभी छत्तीसगढ़ का लास्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रायगढ़ में पहुंच चुका हूँ। ये शुभ रायगढ़ इनका मेन चौक है और ये इस तरह से रायगढ़ दिखता है। यहाँ पर एक 10-15 मिनट आराम करने के बाद, इसके बाद आगे मैं निकल चुका हूँ ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर देखने के लिए। लेकिन मेरे मन में आ जाता है कि इतना दूर आया ही है तो खैर आसपास कुछ और चीज़ें देख लें। तो ये करते हुए बॉर्डर से थोड़ा सा पहले ही NTPC यानी कि एक थर्मल पावर प्लांट है लारा बोल के जगह में, जो कि रायगढ़ में आता है।
तो ये एनटीपीसी लारा बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही आ जाता है, और ये इसके लिए मुझे करीब 5 किलोमीटर का डेविएशन लेना पड़ेगा, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर जाके फिर मुझे वापस मेन रोड में लगना पड़ेगा। सुबह का टाइम है, सुबह को करीब 7:45 बजे तक मैं लारा पहुँच गया हूँ और लोगों की एंट्री अंदर हो रही है। पहली ही बार है मेरे लिए कि मैंने कुछ पावर स्टेशन देखा है, फंक्शनल पावर स्टेशन है। ये काफ़ी नया पावर स्टेशन कमीशन हुआ था। इसमें बहुत सारे सब स्टेशंस है, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। यहाँ पे फ्लाई ऐश का पॉन्ड भी है इनका, और यहाँ पे रेलवे के साइडिंग भी है। रेलवे की साइडिंग्स और रेल और लोहे के ये सब वर्क हॉर्सेस देखकर अपनी स्कूटी तो एक महज चूहे जैसे दिख रही है इसके सामने। खैर, ये सब होने के बाद आगे अभी केलो नदी के ऊपर बॉर्डर आती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा, और ये सीमा मैं इस तरह से पार कर रहा हूँ और अभी उड़ीसा में प्रवेश कर लिया है। उड़ीसा में प्रवेश करके ही सब जो लेटर्स है ये सब उड़िया है, और मुझे उड़िया कुछ समझ में नहीं आता है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। इसके आगे चलते ही महानदी के ऊपर, महानदी के ही बगल बगल से मैं बढ़ रहा हूँ, और ये छोटा सा घाट आ रहा है जो महानदी का एक बड़ा रेंगाली प्रोजेक्ट टाउन है, जो हीराकुड का रिजर्वायर बहुत बड़ा बना हुआ है। ये रिजर्वायर से जस्ट सटके है, लेकिन यहाँ पर ये सब पहाड़ एरिया है और यहाँ से चलने के लिए बहुत ही बेहद मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मैंने तय कर लिया है, बस चलते चलते मुझे जो भी आएगा रास्ते में ये सब देखते जाना है। साथ ही साथ में अभी आज शिवरात्रि भी है, इसलिए लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ भी है मंदिरों में, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम से ही ट्रैफिक चलती है। ये झारसागुड़ा से रायगढ़ जाने वाला रोड 2 लेन रोड है, और इसका काफ़ी ट्रैफिक भी है इस रोड में, क्योंकि मेजर जंक्शंस वगैरह जैसे कि मेजर रेलवे स्टेशंस वगैरह आते हैं इसमें, जैसे कि बेल पहाड़ हो गया, ब्रजराज नगर हो गया, वगैरह वगैरह। ये इस तरह से बेल पहाड़ क्रॉस होता है और इसके बाद ब्रजराज नगर आता है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो करीब 8-8:30 बजे के आसपास मैं ब्रजराज नगर के पास में ही एक अन्ना टिफ़िन सेंटर के वहाँ रुका, और बहुत ही बेहद शानदार डोसे खा लिए मैंने। सिर्फ 15 रुपए में मुझे मसाला डोसा मिल गया यहाँ पर, और इतना मैं खुश हो गया कि मैंने एक और डोसा खा लिया। ब्रेकफास्ट के टाइम में 2 हैवी मसाले डोसे खाने के बाद तो भाई ऐसे पेट हो गया कि इसके बाद मुझे कुछ खाना नहीं। अगर आप भी ब्रजराज नगर या झारसागुड़ा इस एरिया में रहोगे तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये अन्ना टिफ़िन सेंटर, जो कि मेन ब्रजराज नगर के चौक में ही आता है, वहाँ पर आप ज़रूर डोसे खाना सुबह के टाइम। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इब नदी के ऊपर। इब नदी, इब नदी, ये महानदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, और यही इब नदी के घाटी में बड़े बड़े माइंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, और इसलिए ये इब रिवर का कॉरपोरेशन भी बना हुआ है कि जो बहुत सारे माइंस सब कोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ब्रजराज नगर के आसपास मुझे इब के नाम पे बहुत सारा चीज़ें मिल गए, जैसे कि मुझे इब पेट्रोल पंप दिखा, इब मिनरल वाटर भी दिखा, और ये इब का ब्रिज है जो मैं अभी पार कर रहा हूँ। इब नदी अभी इस टाइम तो लगभग सूख ही चुकी है, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक जा रहा है ये ब्रिज पर, और बेहद ज़रूरी है कि ये रोड है उसको डबल यानी कि 4 लेन किया जाए। देखते ही देखते मैं उड़ीसा के पहले ही डिस्ट्रिक्ट में आ गया, जो कि झारसागुड़ा है, और ये इस तरह से झारसागुड़ा दिख जाता है।
झारसागुड़ा वैसे तो छोटी सिटी है, लेकिन ये सिटी में बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, यहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है, जो यहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स भी चलते हैं, यहाँ से बसेस ट्रेन सब बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मुंबई कोलकाता रेल रूट के ऊपर झारसागुड़ा एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी आता है। इस तरह से जाते हुए झारसागुड़ा के लगभग मैं रेलवे स्टेशन ही पहुंच गया हूँ, और ये बस स्टैंड का ही चौक है। यहाँ से राइट लेफ्ट के तरफ जाने के बाद मैं कोलकाता का रास्ता ले लूँगा। झारसागुड़ा में भी एक काली मंदिर है, जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का सेम टू सेम हुबेहुब कॉपी है। आगे झारसागुड़ा से ही आगे बढ़ते बढ़ते अभी नॉन स्टॉप मुझे आगे जाके देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाना है। और मैं अभी उड़ीसा में चल रहा हूँ, और उड़ीसा में चलने के वक्त मैं अगर उड़ीसा का यहाँ का फेमस खाना नहीं खाऊंगा तो कुछ बात नहीं बनती है। थोड़े ही आगे जाके कोलाबीरा नाम के जगह में मैं रुका हूँ, और यहाँ के कोई स्वीट सेंटर में मैंने उड़ीसा का फेमस छेना पोड़ा खा लिया है। ओए होए होए, कितना प्यारा छेना पोड़ा है। अभी मैंने तो 2 डोसे और एक छेना पोड़ा और बहुत सारा मिनरल वाटर वगैरह भी पीने के बाद, अभी इसके बाद मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। पेट पूरा फुल होने के बाद मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। रोड हिल रोड है या फिर स्ट्रेट रोड है, जैसे भी, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक इक्का दुक्का ही गाड़ी चल रहे, तो भले ही लेन 2 लेन ही रोड क्यों ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आगे ही जाके मैं मारगढ़ कैलाश रेंज के फॉरेस्ट एरिया में आ जाता हूँ, और यहाँ से अभी पतझड़ का सीज़न चल रहा है। तो ऐसे सीज़न में आपके सामने जब हवा के झोंकों के साथ जब पुराने पत्ते गिर जाते तो बहुत ही प्यारा लग जाता है। 1 मिनट यहाँ स्कूटर बंद करके आपको जो शांति मिल जाएगी, वो शब्दों में बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। देखते ही देखते आगे भोजपुर तिलैबानी होते हुए मैं देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी तिलैबानी में लग रहा हूँ, और यहाँ से एशिया हाईवे 46 को मैं लगने वाला हूँ, जो कि मुंबई से कोलकाता का मेन हाईवे है। ये हाईवे एशिया हाईवे 46 कम्प्लीटली 4 लेन है लगभग, और इसको मैं आगे ज्वाइन होने के बाद नॉन स्टॉप जा रहा हूँ। थोड़े ही आगे जाके देवगढ़ का बाईपास आ जाता है। देवगढ़ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। मैं इसके अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक अलग रास्ता जाके संबलपुर और अनुगुल तालचेर वगैरह जो इंटीरियर उड़ीसा में जाता है, और आगे देवगढ़ का कंप्लीट मैं बाईपास नया बनाया हुआ बाईपास से जा रहा हूँ। थोड़े ही आगे आके और करीब 10-20 किलोमीटर के बाद अभी 12 बज गए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली एक वे साइड रेस्टिंग शेड मिला मुझे, और ये रेस्टिंग शेड में बहुत धूप आने चालू हुआ था, तो शेड में अपना स्कूटर पार्क करके लगभग 1.25 से 1 घंटा में सो गया है। तो आप जो कंसिडर कर रहे हो जो मुझे टाइम लगेगा, इसमें 1 घंटे को पकड़ना नहीं है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे ही जाके ब्रह्मणी रिवर के ऊपर बना हुआ ये प्यारा सा ब्रिज जाता है, और इसी ब्रह्मणी रिवर के ऊपर राइट साइड में रेंगाली डैम बना हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा डैम है। ये बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल तालाब बना हुआ है। ब्राह्मणी रिवर पार होने के बाद तो मुझे लगा कि अभी मैं काफ़ी डिस्टेंस आगे आ चुका हूँ। प्लान के हिसाब से मैंने पहले 220 या 230 किलोमीटर 12 बजे तक कवर कर लिए थे। अभी 1-1:30 बज गया है, और मुझे 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर और तय करने बाकी है। तो इसके बाद ही आगे जाके अब मैं इसी 4 लेन हाईवे से जा रहा हूँ, और थोड़े ही आगे जाने के बाद
जगमोहनपुर में बीच में मैंने पेट्रोल भी फिल कर दिया है। जगमोहनपुर में फिर मैंने रेस्ट ले लिया थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, और यहाँ का टोल ब्रिज आता है। ये टोल ब्रिज तो हमारे लिए है नहीं, देखिए स्कूटर वालों का फ़ायदा कितना है कि ऐसे ही यूं ही निकल जाते हैं कोई भी टोल ब्रिज के यहाँ से। इसके बाद मुझे पता नहीं था, लेकिन केओंझर जाना बहुत दूर था, लगभग 50-55 किलोमीटर दूर केओंझर था। ये केओंझर जाने के वक्त रास्ते में छोटा नागपुर का पहाड़े लगते, हरिश्चंद्रपुर टिलकोई रिजर्व फॉरेस्ट आ जाता है, तो इसलिए ये कंजीपानी का घाट लगता है। यहाँ पर कंजीपानी बोल के जगह है और यहाँ पे बड़ा घाट आ जाता है। बट फॉर्चुनेटली भले ही थोड़ा थोड़ा काम चल रहा हो, लेकिन ये घाट का जो सेक्शन है पूरा का पूरा 4 लेन बन चुका था। आप देख सकते हो कितना प्यारा रोड बना है, और यहाँ से चलने के लिए तो जन्नत से कम नहीं है। ऐसे रास्ते तो बहुत ही कम मिलेंगे, और ये कोलकाता के काफ़ी नज़दीक है। अगर आपको बाइकिंग पसंद है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप ये घाट में आ जाना, ज़्यादा दूर नहीं होगा कोलकाता से। कंजीपानी का घाट के तरफ जाते जाते आप ये देखिए OSRTC का बस, यानी ओडिशा का स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है। ये बस को ही मैं फॉलो करते करते बस आगे चढ़ रहा हूँ। ये OSRTC के बस कटक, ढेंकानल, तालचेर और कामाख्या नगर होते हुए, जगमोहनपुर होते हुए केओंझर तक जाने वाली है, और इसी के साथ साथ मैं भी जा रहा हूँ। शायद से 5 दिनों में मैंने पहली बार कोई गवर्नमेंट की बस देखी है। खैर आगे चलते हुए, ये घाट तो सभी गाड़ियों के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा है सभी गाड़ियों के साथ। अभी इसके मैं टॉप में पहुंच गया हूँ, और यहाँ से अभी नीचे तो पूरा उतर ही के जाना है। तो नीचे उतरने का जो रास्ता है वो काफ़ी कंट्रोल से मुझे चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बार तो मेरा ओवर स्पीड हो रहा है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कब केओंझर पहुँचूँगा करके मैं चलाते ही रहा हूँ। ऐसे होते मैं नॉन स्टॉप 50 के ऊपर किलोमीटर चलाए। और मैं ये बता दूँ कि ये 50 किलोमीटर जो है वो घाट रोड है, ये हिल रोड है 50 किलोमीटर। फॉर्चुनेटली ये पूरे के पूरा 50 किलोमीटर 4 लेन हाईवे। रास्ते में और भी जगह आता है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ। केओंझर से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले से ही आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बड़ी ट्रक की लाइन लगी हुई है। ये लाइन तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। शायद से ये ट्रक्स जो है वो आगे केओंझर में मतलब घाट क्रॉस होने के बाद केओंझर से पहले आराम कर रहे हैं। अभी थोड़े आगे आके ये केओंझर का हिल व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो शायद कुछ दिन पहले यहाँ से ट्रक ओवरशूट होके यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ के बाद ये रोड यू टर्न होते हुए आगे जाता है और कोलकाता के लिए अलग सा रास्ता बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि गूगल में ये कुछ भी मार्क्ड नहीं है। अभी नया केओंझर का बाईपास भी बना हुआ है, लेकिन ये कुछ भी चीज़ गूगल में मार्क नहीं है। मैं ये वीडियो से ही दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से यहाँ से राइट लेना है और आगे जाके ये जो मेन फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से डायरेक्टली आप बाईपास में लग जाते हो। ये फ्लाईओवर के नीचे से जाके यू टर्न लेके राइट टर्न लेना है और डायरेक्टली आप कोलकाता के रोड में लग जाते हो। लेकिन गूगल में ये मार्क्ड नहीं है, इसलिए मुझे केओंझर सिटी से जाना पड़ रहा है। तो फालतू फुकट में केओंझर सिटी में तो मुझे ऊपर से सिग्नल्स भी लग रहे हैं, तो होते होते रास्ता भी खराब है। तो जो भी है खैर, आगे चलते चलते केओंझर का रेलवे स्टेशन का भी क्रॉसिंग वगैरह पार करने के बाद मैं आगे बेल्डा का बाईपास में पहुंच चुका हूं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है केओंझर के बाईपास का, यानी कि मैं दूसरे तरफ पहुंच चुका हूं। अभी केओंझर टाउन भी मैंने पार कर लिया है और अब बाकी है और 300 किलोमीटर चलना। डेफिनेटली मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी तक तो 1 घंटे में तो 100 किलोमीटर तो हो गए ही नहीं। लेकिन केओंझर में, यानी आप बोल सकते हो कि केओंझर ये जगह मिड पॉइंट है मेरे जर्नी का। तो केओंझर पहुंच गया मतलब उतना ही और टाइम लगने वाला है। मुझे ये जगह में पहुंचने के लिए 11 घंटे लगे हैं,
तो इसका मतलब है और 11 घंटे लगेंगे मुझे, यानी कि 3 बजे से पहले तो शायद मैं कोलकाता पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये सब दिमाग में नहीं रख रहा हूँ मैं बस चलना, यही मेरा काम है। इसके बाद धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके बाद रास्ते का भी काम चल रहा है। आप देख सकते हो कि बीच बीच में 4 लेन से 2 लेन हो रहा है, फिर 2 लेन से 4 लेन हो रहा है, और ऊपर से काफ़ी सारा ट्रक का ट्रैफिक भी है। लेकिन ये सब होते होते बीच में रास्ते में सिंगाला नाम का जगह आ गया, टंगबिल्ला नाम का जगह आ गया, और ये सब आगे जाके फरडापोसी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अभी रात में ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से आने वाले ट्रक का बहुत लाइट आ जाता है, जो बहुत, उसके वजह से हमें आगे का कोई भी दिखाई नहीं देता है कुछ भी, और यहाँ पर रास्तों में गड्ढे भी है, तो मुझे सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं 35 के ऊपर चला नहीं पा रहा। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद सिमलीपाल के टाइगर रिजर्व से मैं पार कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे जाते ही थोड़ा रोड भले ही क्लियर है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि बारिश गिरने वाली है। फिर भी मैं जा ही रहा हूँ। बहुत ही तेज़ हवाएं भी चलने लगे अभी, इतने तेज़ हवाएं चलने लगे कि मुझे अभी मेरे स्कूटर का बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होने लगा है। और मैंने देखा कि रास्तों में जैसे जैसे एक एक पॉइंट आ रहे हैं गांव का, 2-3 किलोमीटर बाद, वैसे सब 2 व्हीलर वाले लोग एक पेड़ के नीचे रुक रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बारिश आने के बाद मुझे रुकना ही पड़ेगा, इसलिए मैं चल ही रहा हूँ आगे। चलते चलते खैर बिसोई के पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पहले बारिश आ ही गई, और मैं पेट्रोल पंप के वहाँ पर शेड में रुक गया। देखिए इस तरह से बिजलियाँ चमक रही है, और इस तरह से बारिश, बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश आ रही है। पता नहीं है बारिश कब रुक जाएगी और मैं क्या सही सलामत पहुंच पाऊंगा आज कि नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं है। ये बारिश के वजह से मेरा पूरा जो स्पीड था, ये स्पीड और प्लान पूरा चौपट हो गया है। फिर भी खैर बारिश थोड़ा सा रुकने के बाद चलते रहा। आगे मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे रास्ता बद से बदतर हो रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, रात का टाइम है, ऊपर से रास्ते में गड्ढे हैं, ऊपर से बारिश के वजह से फॉग भी हो गया है, ऊपर से हल्की हल्की बूंदें भी चल रही है, और उसके ऊपर से सामने से ट्रक से लाइट भी आ रही है। ये ऐसे सिचुएशन में मैंने रिकॉर्डिंग तो नामुमकिन है, रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ फोकस किया अपने ड्राइविंग के ऊपर। देखिए 1-2 सेकंड के लिए मैंने ये थोड़ा सा ले लिया है। बांग्रीपोसी के नज़दीक है यह जगह, किस तरह से मैं जा रहा हूँ। क्या आपने अभी एक आवाज़ सुना ढुक करके? ये आवाज़ है, मेरी बैग भी गिर गई। मैंने इतने अच्छे से पैक किया हुआ बैग था, वो भी गिर गया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि रास्ते का क्या हालत हो गया होगा। मैं ये रास्ते में 20 के ऊपर चला ही नहीं सकता, और 20 में भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा डाउनहिल है, लेकिन ब्रेक दबाते ही मेरे स्कूटर स्कीड हो रही है। ये बहुत डेंजरस रोड है, लेकिन कैसे तैसे पार होते होते मैं बांग्रीपोसी तक आ गया। बांग्रीपोसी से और करीब 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर आगे बहारागोरा था, जो कि झारखंड में आता है, नाम का जगह है, जो मुझे पहले दिन भी लगा था। देखते ही देखते रात के 9 बज गए मुझे बहारागोरा पहुंचने के लिए। यहाँ पर झारखंड में पेट्रोल सबसे सस्ता है, इसलिए रिलायंस पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल भरने के बाद बहारागोरा में ही मैंने डिनर कर लिया। डिनर का जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन खैर पेट भरने के लिए क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने कुछ रोटी और सब्जी ऑर्डर कर लिए, और आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे ट्रक ड्राइवर्स पूरा दारू पी के अपना काम चला रहे हैं। बहारागोरा के बाद तो कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो मुझे पता है काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड ही रूट है। तो बहारागोरा से जो कोलकाता वाला जो सेक्शन है, जो कि 184 किलोमीटर दूर सेक्शन है, इसमें मुझे चलाने में कोई डर नहीं था। इसके बाद तो कांस्टेंट 60-65 का स्पीड चलते हुए मैं जा रहा हूँ। थोड़े ही आगे मैं बहारागोरा से जो निकला हूँ, डायरेक्टली मैं रुक गया हूँ खड़गपुर से थोड़ा सा पहले नीमपुरा नाम के जगह में।
यानी कि लगभग 50 के ऊपर किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चला है। नीमपुरा में मैंने मेरे माँ को बताया कि मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गया, लेकिन मैं स्कूटर चला रहा हूँ और अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ। रात के 11:30 बजे मैंने ये मैसेज दे दिया है मम्मी को, और उसको तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया, इसलिए मैंने मेरा लोकेशन शेयर कर दिया। मैंने कहा कोई टेंशन मत लो, बस लास्ट का 100-150 किलोमीटर बचा है। इसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, और मैं बहुत ही खड़गपुर क्रॉस होने के बाद मन पूरा हल्का हल्का सा हो गया, क्योंकि इस रास्ते पर तो मैं बहुत बार आना जाना हुआ है। मुझे ही खुद नहीं पता चला कि देखते ही देखते कैसे मैंने ये जर्नी पूरे कर ली। हाँ, भले ही कोलाघाट में बीच में मुझे रुकना पड़ा था, क्योंकि बहुत नींद आने लगी, और ये रुकने के बाद यही मेरा आखिरी स्टॉप था। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मेरा डायरेक्टली मैंने सोचा कि मेरे घर में जाके रुकूंगा। सच में ये 6 लेन हाईवे से जाते हुए बहुत सारा विचार आ रहा था मन में, बहुत सारा खुशी आ रही थी कि ऐसे ट्रिप जो है 2500 किलोमीटर मैंने स्कूटी में 5 दिन में चला लिए। ये मुझे मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चीज़ मैंने कैसे कर दी। और मेरे इसके बाद मैं ऐसे ही ट्रिप्स करूं कि नहीं, ये भी मुझे समझ नहीं रहा था। एक तरफ लग रहा था कि अभी जो हुआ वो बहुत हो गया, बहुत रिस्की भी हो गया है, और दूसरी तरफ लग रहा था कि ये बस शुरुआत है, इसके बाद और आगे चलना है। तो आप ही लोग बताइए कि मैं करूं क्या मैं इस तरह से ट्रिप्स करता रहूं या फिर बंद कर दूं? हाँ ज़रूर, ये ऐसे होते होते शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग भी हो सकता है, या शायद ऐसे ही और ट्रिप्स आपके तरफ आते रहेंगे, और इस तरह से आपको मेरे चैनल में बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। यही आशा करता हूँ मैं। इसी के साथ ये सीरीज़ और ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है। शायद इसके बाद जो भी मैं जर्नीज़ करूँगा, इसके नेक्स्ट एपिसोड्स वगैरह डालते जाऊँगा। अब अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।